वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में मैं बिज़नेस कनेक्शन के कुछ एग्जांपल पढ़ाए थे आपको। तो आज हम बिज़नेस कनेक्शन ही पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो बिज़नेस कनेक्शन के बारे में ही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा दूँ उससे पहले पर। ठीक है, सेक्शन 911 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सेक्शन 911 में मैंने आपको सेक्शन 911 के 4 पॉइंट बताए थे। सेक्शन 911 क्या कहता है, कोई भी इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया होगी अगर वो किसी बिजनेस कनेक्शन से आ रही है इंडिया में। ठीक है, या फिर वो किसी प्रॉपर्टी से आ रही है इंडिया में, या फिर वो तीसरा पॉइंट क्या बताया था, किसी असेट या किसी सोर्स ऑफ इनकम से आ रही है इंडिया में। या चौथा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट से आ रही है इंडिया में। ये 4 पॉइंट बताए थे। ठीक है, अब जो फर्स्ट पॉइंट है, बिजनेस कनेक्शन से कोई भी इनकम जो है उसे डीम्ड एक्रूरेज माना जाएगा, जो कि अगर वो बिजनेस कनेक्शन से आ रही है इंडिया में, तो इसको एक्सप्लेन किया गया। तो पहली एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में। तो उसमें क्या था, पहली एक्सप्लेनेशन के अंदर 5 पॉइंट पढ़ाए थे मैंने आपको। 5 पॉइंट क्या थे, अगर कोई भी इनकम कोई भी इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी अगर किसी बिजनेस की, अगर उसका पहला पॉइंट क्या था, उसका पहला पॉइंट था कि भाई अगर कोई बिजनेस है ऐसा जिसके सारे ऑपरेशन इंडिया में नहीं हो रहे, तो तो उसकी जो इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी वो उतनी ही मानी जाएगी जो कि जैसे उसके ऑपरेशंस के प्रोपोर्शनल बेसिस पर उसकी इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी। जितने उसके ऑपरेशंस इंडिया में गए उसके प्रोपोर्शनल बेसिस पर मानी जाएगी। ठीक है, उसकी पूरी इनकम डीम टू एक्रूराइज इंडिया नहीं मानी जाएगी। और इसकी एक्सेप्शन बताई थी मैंने आपको कि अगर किसी भी बिजनेस की, कोई ऐसा बिजनेस जिसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया के अंदर है, तो उसकी सारी की सारी इनकम को डीम टू एक्रूराइज इंडिया माना जाएगा, ना कि प्रोपोर्शनल बेसिस पर उसकी इनकम को माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लॉज बताया मैंने आपको फर्स्ट वाला, वो नहीं लगेगा उस केस में, अगर किसी बिजनेस की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ, इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था, सेकंड पॉइंट बताया था कि कोई कोई नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से आया और उसने यहाँ पर गुड्स खरीदे इंडिया में, और उनको ख़रीदा किस पर्पज़ से, उनको एक्सपोर्ट करने के, मेनली एक्सपोर्ट करने के पर्पज़ से ख़रीदा। ठीक है, उसने आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर दिया उसको, तो उसकी जो इनकम है उसको डीम्ड टू एक्रूराइज इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, कारण ये बताया था कि भाई इससे हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलता है। ठीक है, और हमारे को फॉरेन मार्केट कैच करने का मौका मिलता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए यही इसके कारण है, जिसकी वजह से इसको डीम टू एक्रूराइज इंडिया नहीं गवर्नमेंट चाहती कि माने। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने इसको डीम टू एक्रूराइज इंडिया से, अगर वो कोई इनकम से कमा रहा है नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना, उसको डीम टू एक्रूराइज इंडिया नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था आपको न्यूज़ एजेंसी वाला, कि कोई नॉन रेजिडेंट न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है ना, नॉन रेजिडेंट न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़पेपर है या कोई जर्नल है, कोई मैगजीन है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, अगर ये इंडिया में न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए आते हैं और इंडिया में न्यूज़ कलेक्ट करके उसको टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट या ट्रांसमिशन उसका आउटसाइड इंडिया करते हैं अपने देश में, तो इस जो अगर इससे कुछ वो इनकम कमा रहे तो उसको डीम्ड टू एक्रूराइज इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था बॉलीवुड, जैसे मैंने जो बॉलीवुड का एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर, कि भाई अगर कोई भी इंसान, जो कोई भी नॉन रेजिडेंट, ठीक है, वो शूटिंग करने के लिए इंडिया में आता है, तो अगर वो शूटिंग करता है इंडिया में, तो उसकी भी इनकम को, अगर वो शूटिंग से कुछ इनकम इंडिया में अर्न कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी भी इनकम को डीम्ड टू एक्रूराइज इंडिया नहीं माना जाएगा उसके। ठीक है, कि इससे क्या होता है, हमारा जो इसके पीछे मंशा ये थी कि भाई इससे हमारा जो टूरिज्म है वो बूस्ट होगा। ठीक है, तो पर इसके अंदर हमने नॉन रेजिडेंट जो बोला था, वो नॉन रेजिडेंट को एक्सप्लेन किया गया कि इंडिविजुअल कैसा हो, नॉन रेजिडेंट और इंडिया का सिटीजन ना हो। ठीक है, ऐसा नॉन रेजिडेंट होना चाहिए जो नॉन रेजिडेंट तो हो पर इंडिया का सिटीजन भी ना हो। फर्म कैसी हो, कि भाई फर्म ऐसी हो जिसके फर्म का स्टेटस भी नॉन रेजिडेंट हो, और जो उसके सारे पार्टनर हैं फर्म के, उन सबका भी स्टेटस नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और उनमें से कोई भी पार्टनर जो है वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था, कंपनी ऐसी जिसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन ना हो, कोई भी रेजिडेंट ना हो इंडिया के अंदर। ठीक है, सारे के सारे शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट हो।
ऐसी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको, उसकी जो इनकम होगी उसको डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। और चौथा और पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर कोई फॉरेन की कंपनी है वो डायमंड का बिजनेस, डायमंड की माइनिंग का बिजनेस कर रही है आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में आती है अपने अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड्स को, अनपॉलिश डायमंड्स को इंडिया में डिस्प्ले करने के लिए लेके आती है, और वो जो डिस्प्ले करने के लिए लेके आई है उसको कहाँ पे डिस्प्ले करती है? स्पेशल जोन्स में नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उन जोन्स में वो वहाँ पे उसको डिस्प्ले करती है। तो अगर से वो डिस्प्ले से कोई इनकम कमा रही है इंडिया के अंदर, तो उसको भी, उस इनकम को भी उस कंपनी की डीम टू रेजिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन 1 कंप्लीट हो गई। अब मैं एक्सप्लेनेशन 2 की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, अब उस एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर बिजनेस कनेक्शन को डिफाइन किया गया है कि भाई बिजनेस कनेक्शन एक्चुअली होता क्या है। मैंने कल थोड़े से एग्जाम्पल्स से समझाने की कोशिश की थी, आज हम एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 ये कहती है बिजनेस कनेक्शन के बारे में कि बिजनेस कलेक्शन शैल इंक्लूड, मतलब अगर किसी भी सेक्शन में, आपको बता दूं इनकम टैक्स के अंदर एक बात, किसी सेक्शन में अगर इंक्लूड शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये होता है कि जनरल जो उस शब्द का मतलब माना जाता है वो तो माना जाएगा, और जो हम लिख रहे हैं इस सेक्शन के अंदर वो भी माना जाएगा। ठीक है, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो आगे, तो मानो या ना मानो मानना पड़ेगा, ये हम लिख के दे रहे हैं आपको इस सेक्शन के अंदर। इसका मतलब ये होता है इंक्लूड्स का, अगर किसी भी सेक्शन में इंक्लूड्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, किसी भी डेफिनेशन को बताते समय इंक्लूड्स लिख दिया जाए इनकम टैक्स के अंदर, तो उसका मतलब ये होता है कि जो जनरल उसका माना जाता है, उस जिस तरह से मतलब प्रचलन होता है ना कोई चीज़ की, भाई ये इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो जनरल माना जाता है वो तो माना ही जाएगा, पर जो एक्स्ट्रा जो हम लिख के दे रहे हैं वो भी माना जाएगा इसके अंदर ही। ठीक है, तो इस केस के अंदर उन्होंने ये लिखा कि अगर कोई भी एजेंसी का बिजनेस कर रहा है, कोई भी, मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, वो अब बिजनेस डायरेक्टली नहीं कर रहा, वो किसी एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर वो एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहा है तो उस केस के अंदर ये सेक्शन, ये उसको कवर किया गया है यहाँ पे कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो है वो एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहा है, और अगर वो डिपेंडेंट एजेंट है, मतलब कि वो उस नॉन रेजिडेंट का जो है, मान लीजिए उसका होलली या मेनली बिजनेस वो उस नॉन रेजिडेंट का ही देख रहा है। ठीक है, तो उसे डिपेंडेंट एजेंट बोलेंगे उसका। ठीक है, और वो डिपेंडेंट एजेंट जो है अगर वो 3 काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, 3 काम अगर वो परफॉर्म कर दे रहा है, तो उसको उसका जो नॉन रेजिडेंट है उसका एजेंट के साथ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा, और बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा तो उसकी इनकम डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब 3 बात कौन सी, तीन जो बातें हैं, वो जो 3 बातें हैं वो क्या होंगी, हम मैं बताता हूँ आपको। पहली, अगर जो नॉन रेजिडेंट का जो वो एजेंट है इंडिया के अंदर, वो अगर नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कोई भी, उसके पास अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंक्लूड कर रहा है इंडिया में, ठीक है ना, उसके पास वो उसके पास अथॉरिटी है कंक्लूड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर और वो हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट को नॉन रेजिडेंट के नाम पे, ठीक है, इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उस केस में जो नॉन रेजिडेंट के साथ उसका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा इंडिया के अंदर, उसे डीम टू उसके 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 साथ, नॉन रेजिडेंट के साथ उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा एजेंट का। सेकंड काम क्या करता है एजेंट, अगर जो एजेंट है हमारा, अगर वो एजेंट हैबिचुअली हाँ, अगर वो जो एजेंट है वो या फिर पहली बात तो मैंने आपको कही कि वो खुद कर रहा है, या फिर वो एक लीडिंग रोल अदा कर रहा है, एजेंट जो है वो लीडिंग रोल अदा कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को
ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट जो है, अगर वो उसको कंक्लूड करने में एक प्रिंसिपल रोल अदा कर रहा है, ठीक है, कि उसकी वजह से ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल रोल अदा कर रहा है, तो उस केस में भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा एजेंट के साथ नॉन रेजिडेंट का, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट इसका ये बोला कि सेकंड काम क्या कर रहा है वो, कि भाई अगर, हाँ इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहा है वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट होगा, यानी कि नॉन रेजिडेंट के नाम पे होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, मान लीजिए अब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए कि नॉन रेजिडेंट जो है वो, उसके पास एक इंडिया में प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इंडिया में वो जो प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप है उसके पास, नॉन रेजिडेंट के पास, तो वो एजेंट जो है वो एजेंट के थ्रू, एजेंट जो है वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी को या तो रेंट पे चढ़ा रहा है, या नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। या फिर अगर नॉन रेजिडेंट के पास ओनरशिप नहीं है उसकी प्रॉपर्टी की, पर राइट टू यूज़ है उसके पास उस प्रॉपर्टी का, तो और जो उसका एजेंट है वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे रेंट पे चढ़ा रहा है प्रॉपर्टी को, ठीक है, या फिर राइट टू यूज़ जो है वो किसी और को दे रहा है उसके बिहाफ पे, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है ना। जो जिसके पास होगा वो वही तो देगा ना, अगर ओनरशिप है उसके पास तो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है नॉन रेजिडेंट, और केवल राइट टू यूज़ है तो वो राइट टू यूज़ ट्रांसफर कर सकता है केवल, ठीक है, बेच नहीं सकता प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो अगर ये काम परफॉर्म कर रहा है वो कि भाई राइट टू यूज़ या फिर रेंट पे दे रहा है वो उस प्रॉपर्टी को किसके बिहाफ पे, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे जो उसका एजेंट है, तो उसको भी तभी भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा, और बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा तो जो इनकम वो आ रही होगी उसको डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा। अब सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि भाई अगर, सॉरी सेकंड पॉइंट तो ये हो गया, थर्ड पॉइंट क्या हुआ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय द नॉन रेजिडेंट है। मान लीजिए कि भाई जो वो कॉन्ट्रैक्ट करवा दे रहा है कि भाई ये आपको नॉन रेजिडेंट्स के साथ वो प्रोविजन सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है कि भाई सर्विसेज जो है वो नॉन रेजिडेंट देगा आपको, ठीक है। तो ये हो गए इसके 3 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि भाई अगर ये जो अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि उसके पास, एजेंट के पास क्या है वो अथॉरिटी टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर ये मान लीजिए ये ना हो, जो ऊपर वाला पॉइंट मैंने अभी बताया ये ना हो, सेकंड पॉइंट ये बता रहा हूँ उसका, कि अगर उसके पास ये तो नहीं, अथॉरिटी तो नहीं है कंक्लूड करने की कॉन्ट्रैक्ट को, पर वो एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है, कि भाई और उससे डिलीवरी कर रहा है गुड्स की, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी, ठीक है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है या मर्चेंडाइज कर रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी जो एजेंट है वो जो नॉन रेजिडेंट का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है उसको भी उसके साथ उसका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा नॉन रेजिडेंट का, ठीक है, कि भाई उसके बिहाफ पे वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, उसे डिलीवरी कर रहा है गुड्स की, ठीक है, तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा उस केस में भी नॉन रेजिडेंट का एजेंट के साथ। तीसरा पॉइंट है कि भाई अगर हैबिचुअली जो है वो सिक्योर कर रहा है ऑर्डर इंडिया में ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट के नाम पे, वो जो एजेंट है वो हैबिचुअली ऑर्डर जो है सिक्योर कर रहा है इंडिया में, किसके नाम पे, नॉन रेजिडेंट के नाम पे, तो भी नॉन रेजिडेंट का उस नॉन रेजिडेंट का उस एजेंट से बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, ठीक है। तो
आज के लिए इतने, कल आगे की चर्चा करेंगे।